हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस करूंगा और एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दौरान शॉर्ट नोट्स के प्रश्नों को आपको जवाब देना है। ठीक है, अगर शॉर्ट नोट्स देखा जाए बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत तो हर एक सेक्शन में पूछा जाता है, आप लोग इससे परिचित होंगे। लेकिन इसकी जो टाइमिंग होती है और किस प्रकार से, चूंकि देखिए अगर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, समय आपके पास बहुत कम है और कंटेंट आपके पास बहुत ज्यादा है उस टॉपिक से संबंधित, तो आप उधेड़-बुन में रहेंगे कि किन किन मुद्दों पर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो अगर आप टाइमिंग देखें शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत, तो शॉर्ट नोट्स के एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको लगभग 4 से 5 मिनट का समय मिलेगा। इसे आप 4 मिनट मानकर चलिए। जो आप घर पे जब आप प्रैक्टिस करें शॉर्ट नोट्स लिखने का, तो अभी कोशिश करें कि 4 मिनट में आप प्रॉपर वे में शॉर्ट नोट्स को लिख सकें। यह टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो 4 मिनट आपको टाइम मिलेगा और जो पेज स्पेस आपको मिलेगा वह 2 पेज में आपको लिखना होगा। 2 पेज से भी कम स्पेस मिलेगा, क्योंकि जो प्रश्न मिलेगा वो आपको मानकर चलना है कि यहां तक आपको प्रश्न लिखा हुआ होगा, हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन। ठीक है, तो यहां तक प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा पहले पेज के अंतर्गत, तो आपको यहां से लिखना, आंसर शुरू करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पौने 2 पेज आपको स्पेस मिलेंगे। ठीक है, 1.5 पेज आप मानकर चलिए कि 1.5 पेज आपको 4 मिनट में बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत शॉर्ट नोट्स में आपको लिख देना है। ठीक है, तो अब प्रश्न आते हैं। एक शॉर्ट नोट्स के जरिए मैं डिस्कस करूंगा कि आप किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। मेंस का जो आप देखे होंगे कि लॉन्ग जो प्रश्न होते हैं पूछे जाते हैं, उसका तो कई सारे हमने मॉडल आंसर यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है, लेकिन शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं ज्यादा मॉडल आंसर डिस्कस नहीं किया था। यूट्यूब पे लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर शॉर्ट नोट्स के बारे में भी आप थोड़ा बताइए कि किस प्रकार से लिखना है और किन किन महत्वपूर्ण इश्यूज पर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो ये कल हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया है, उसके अंतर्गत एक शॉर्ट नोट से पूछा था और एक अभ्यर्थी के द्वारा लिखा गया आंसर है, और इन्होंने बेहतर तरीके से सारे डायमेंशन को समाहित करने का प्रयास किया है। तो मैं इनके आंसर के साथ ही आपके साथ शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा और आप लोग समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से कम शब्दों में, क्योंकि शॉर्ट नोट्स क्या है, कम से कम शब्द आपको लिखना है, 4 मिनट का समय है और कम शब्दों में आपको बेहतर परफॉर्म करना है। ठीक है, एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे लॉन्ग प्रश्न जो होते हैं, लॉन्ग क्या है, आपको 20 से 22 मिनट लिखना होता है। 20 से 22 मिनट आपको 38 मार्क्स का होता है। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स आपको 5 लिखने होते हैं। तो 5 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप 5 मिनट का समय देंगे तो 25 ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स यहां भी आपको टोटल 38 होते हैं। 5 शॉर्ट नोट से मिलाकर यहां भी 38 होगा और एक लॉन्ग का भी 38 होता है। ठीक है, तो समय आपको 4 मिनट ही रखना पड़ेगा। 5 चौक को 20 हो गया ना लॉन्ग के बराबर। लेकिन आप मार्क्स देखेंगे, यहां पे आप 20-22 मिनट लिखेंगे, तो अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हो, हिस्ट्री में तो हालांकि अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, पॉलिटी वगैरह भी लिख रहे हो, तो किसी किसी सेक्शन में 20 नंबर के आसपास 20-22 एवरेज होता है। पॉलिटी में इससे ज्यादा रेयर केस में, हालांकि 67 में काफी अच्छे भी, कुछ 24-25 भी गया है, लेकिन आप लोग एवरेज मानकर चले तो 20-22 के आसपास आपको नंबर मिलेंगे। 20 नंबर मानकर चलिए एवरेज, 20 नंबर। साइंस एंड टेक में कम मिलेंगे, लेकिन और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो वहां पे प्रश्न के अनुसार नंबर आएंगे। ठीक है, तो एवरेज अगर आप 20 नंबर भी मानकर चलते हैं कि एक लॉन्ग प्रश्न के उत्तर में आपको 20 नंबर मिले। ठीक है, और यहां जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स आपको कोई शॉर्ट नोट्स 8 नंबर के होंगे, 3 शॉर्ट नोट्स, और 2 शॉर्ट नोट्स आपको 7 नंबर के पूछे जाएंगे। तो अगर इनमें से आपको शॉर्ट नोट्स इसमें से 8 वाले में से 5 नंबर भी मिल जाते हैं, 7 वाले में 4 नंबर भी मिल जाते हैं, तो आप लॉन्ग से ज्यादा 1-2 नंबर आप शॉर्ट नोट्स में गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि 8 नंबर वाले प्रश्न में 5 नंबर किस प्रकार से आए, इस पर आपको काम करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर लाना चैलेंजिंग नहीं है, नंबर बिल्कुल आ सकता है, भले आपकी कंटेंट प्रॉपर होनी चाहिए। जो कॉपी आप वहां पर लिखकर सबमिट करेंगे वो उसमें हर एक डायमेंशन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।
एग्जामिनर को इस प्रकार से लगे कि हाँ हमें इनकी कॉपी में हर चीज, देखिए किन्हीं का आंसर पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकता और 100% मार्क्स किसी का आ नहीं सकता। अगर 38 नंबर का प्रश्न है तो कोई सोचे कि 38 में हमें 35-36 कैसे मिलेगा, तो इम्पॉसिबल है, इस पे बेकार का डिस्कशन करना है। ठीक है, कोशिश करिए कि जो मार्किंग पैटर्न है उसमें बेहतर अंक को कैसे प्राप्त किया जाए। अगर शॉर्ट नोट्स में आप 5 नंबर का टारगेट लेकर तैयारी करें, जो प्रश्न लिखने जा रहे हैं उसके अंतर्गत आप कौन कौन से डायमेंशन को कवर करें कि 8 में आपको 5 नंबर मिले और 7 नंबर वाले प्रश्न में भी 4-5 नंबर आपको मिले, और अगर इतने मार्क्स मिल जाते हैं तो काफी बेहतर होगा। लॉन्ग प्रश्न की तुलना में आपको यहां पे ज्यादा अंक आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो एक आंसर के जरिए इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इनकी आप लोग राइटिंग, वर्ड, ठीक है, लिखने का पैटर्न, सारी चीजों को देखें, काफी अच्छा इन्होंने कोशिश किया है। और 1-2 अभ्यर्थियों का अच्छा लिखा हुआ था, लेकिन किसी एक ही का कॉपी में डिस्कस कर सकता था तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, अभी हमारा ज्योग्राफी इकोनॉमिक चल रहा है बैच 1 में, तो उसके अंतर्गत एक शॉर्ट नोट्स है, इसके अलावा भी प्रश्न थे, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2013 ईस्वी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। ठीक है, इसके पहले अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने पढ़ा होगा, सतत विकास लक्ष्य, तो SDG 2 में शून्य भूखमरी यानी कि भूखमरी की समाप्ति की बात की गई है। कब तक? 2030 ईस्वी तक, UN के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2030 ईस्वी तक भूखमरी की समाप्ति की बात की गई है। और भूखमरी कब समाप्त हो पाएगा? जब सभी लोगों को खाद्यान्न मिल पाएगा, गेहूं चावल जो खाने योग्य वस्तुएं हैं वह मिल पाएगा। और यह कैसे मिल पाएगा? कुछ लोग भारत में इतने गरीब हैं कि वे न तो प्रॉपर वे में खाद्यान्न उत्पादन कर पाते हैं, और अगर करते हुए दिहाड़ी मजदूर होते हैं, बंधुआ मजदूर, दिहाड़ी मजदूर वगैरह श्रमिक होते हैं, और अगर वे उत्पादन करते भी हैं तो उनको मार्केट में बेचना पड़ता है ताकि 10 रुपये वो कमा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो इसी के लिए सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया, ताकि वैसे लोग जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, जो अब कुपोषण का शिकार हैं और दिन में एक टाइम उन्हें भूखे रहकर सोना पड़ता है, उनके बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, एनीमिया से पीड़ित होते हैं, अल्प पोषण, स्टंटिंग के शिकार होते हैं, तो इन सभी चुनौतियों को समग्र रूप से निपटा जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2013 ईस्वी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया है। ठीक है, यह SDG 2 शून्य भूखमरी, SDG 2 भूखमरी समाप्ति की लक्ष्य को टारगेट करके लाया गया है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके, ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वहन किया जा सके। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन पे डायरेक्ट लिखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य UN SDG के अकॉर्डिंग जो लक्ष्य नंबर 2 है, भूखमरी को समाप्त करना, उसे प्राप्त करना है। ठीक है, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया है, यह भी बढ़िया है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है और इन्होंने वही लिखा है। तो गरिमामय जीवन जीने के अधिकार के तहत ही एक लक्ष्य आता है कि उसे हर वक्त का, किसी व्यक्ति को हर वक्त खाने के लिए भोजन मिल सके, ताकि वह गरिमा के साथ स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। तो यह निश्चित तौर पे खाद्य सुरक्षा आर्टिकल 21 जो है वह खाद्य सुरक्षा की डिमांड करता है। अगर संवैधानिक प्रावधान में ही जाए तो DPSP के तहत आर्टिकल 47 पोषाहार और जीवन स्तर को बनाए रखना, उच्च रखना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो यह भी जो है वह खाद्य सुरक्षा की डिमांड करता है, और इन सभी जो संवैधानिक लक्ष्य हैं उसी डिमांड की फुलफिल करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया, और जिसकी चर्चा इन्होंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में की है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस इंट्रो का, इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ जो है 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को मिल पाएगा। यहाँ पर यह भारत के संदर्भ में है। एक और डेटा आप लोग लिख लें जो बिहार के संदर्भ में होगा, चूंकि यहाँ पर पूछा नहीं गया है और शॉर्ट नोट्स में हर एक चीज लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर बिहार में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की 85% आबादी
इसके तहत आती है और शहरी बिहार की 75% आबादी, ग्रामीण बिहार की 85% और शहरी बिहार की 75% आबादी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आती है और उनको खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। यह बिहार के संदर्भ में डेटा है और यह भारत के संदर्भ में डेटा है। अब आइए इसकी मुख्य विशेषता। चूंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पे लिखना है तो दो चीज महत्वपूर्ण है, एक आपको विशेषता लिखना पड़ेगा और दूसरा आपको महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या क्या है। चूंकि आलोचनात्मक आप एक दो सेंटेंस में कर दे तो वह ज्यादा बेहतर माना जाएगा। ठीक है, इसकी चुनौतियां हो गया, हमने उद्देश्य देख लिया और इंट्रो देख लिया। अब आइए इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला विशेषता तो कवरेज को लेकर है कि यह भारत की कुल आबादी का 2/3 हिस्से को यह कवरेज प्रदान करता है। 2/3 हिस्से लगभग 67% आबादी को कवर करती है। कैसे? 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करती है। अगला ये सब्सिडी वाला खाद्यान्न, इसके तहत जितने चिन्हित किए गए आबादी है 75 और 50%, उसको सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्रोवाइड किया जाता है। किस आधार पर सब्सिडी कितना पर प्रोवाइड किया जाएगा उसे आगे देखेंगे। 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये की दर से उसे गेहूं, चावल और मोटे अनाज प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है। लाभार्थी श्रेणियां, अधिनियम लाभार्थियों की 2 श्रेणियों की पहचान करता है। हालांकि आपको 4 मिनट में लिखना होगा, आपको हो सकता है कि वहां पे बहुत फास्ट लिखना पड़े। ठीक है, लेकिन जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास समय है तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एग्जामिनेशन के समय आपको काफी तेजी से लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि हैंड राइटिंग आपको इस प्रकार का आप वहां पे लिख ना पाएं और ज्यादा पॉसिबल है कि आप ऐसा लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि 4 पेज में 1.5 से 2.25 पेज के आसपास आंसर लिखना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और वही 4 मिनट में ही आपको सोच भी लेना है कि क्या क्या लिखना है, सारी चीजों को आपको कर भी लेना। ठीक है, तो यह अधिनियम लाभार्थियों की 2 श्रेणियों की पहचान करता है। पहला, अंत्योदय, यह लिखा हुआ गलत है, अंत्योदय अन्य योजना परिवार, इसके तहत प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। और प्राथमिकता वाले परिवार, जिसके अंतर्गत प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न प्रोवाइड कराया जाता है। अब लाभार्थियों की पहचान देखिए, हेडिंग इन्होंने अच्छा दिया है, इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो बेहतर होगा, सारी चीजें हाईलाइट हो पाएगी। अगर आपके पास समय नहीं है तो डायरेक्ट आप ऐसे पॉइंट बुलेट देकर आप लिख सकते हैं, या 1, 2, 3, 4 विशेषता के अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाभार्थियों की पहचान अगर देखेंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तो उसके अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान की जो जिम्मेवारी है वह राज्यों को सौंपा गया है। राज्य जो होंगे वह लाभार्थियों को चिन्हित करेंगे और पूरी तरीके से इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने राज्यों को सौंप दी है। ठीक है, तो यह अलग हो गया। केंद्रीय निर्गम मूल्य, विभिन्न खाद्यान्नों के लिए अत्यधिक सब्सिडी वाले केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे मोटे अनाज, अभी हमने बताया ना, मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलो आपको मिलेगा, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो मिलेगा और चावल 3 रुपये प्रति केजी मिल पाएगा। यानी कि क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये आपको चावल, गेहूं और मोटे अनाज प्रोवाइड कराए जाएंगे। यही हमने ऊपर बताया था कि सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्रोवाइड किए जाते हैं, तो यही चावल, गेहूं और मोटे अनाज इसके तहत प्रोवाइड कराए जाते हैं। शिकायत निवारण तंत्र, इसके तहत राज्य खाद्य आयोगों, जिला शिकायत निवारण अधिकारियों और विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों के माध्यम से एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करता है। ठीक है, अब इसकी महत्वपूर्ण चुनौतियां, उसके बाद प्रदर्शिता आपके उपाय लिखना था। महत्वपूर्ण चुनौतियां देखिए, यहाँ पे इन्होंने चुनौतियां को लिखा नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस कर दे रहा हूं चुनौती, आप लोग पॉइंट जरूर लिख लें। पहला तो यही चुनौती है कि अगर आप सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और भारत की 67% आबादी इसके तहत आएगी, तो आप समझिए कि प्रति महीने आपको कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराना पड़ेगा। एक डेटा है भारत सरकार, उसके तहत प्रति महीने 1000 टन खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है इसके तहत। तो हर महीने में इतना उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो पहली चुनौती हो गया। दूसरी चुनौती, इसके भंडारण की भी, अनाजों के भंडारण करना सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार तो परचेज कर लेगी, लेकिन रखेगी कहां पे? सरकार के पास इतनी सुविधा फैसिलिटी ही नहीं है। कई जगह आपने न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ते होंगे कि खाद्यान्न भंडारण के कारण आप देखते होंगे कि अनाज सड़ रही है, गल रही है, बरसात में वहां पे लीकेज होते रहता है, सड़ गल जाती है, वहां पे खाद्यान्न वस्तुएं होती है। तो सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौतियां भंडारण को लेकर। तीसरी बड़ी चुनौतियां हैं इस योजना में लीकेज को लेकर चुनौतियां हैं कि प्रॉपर वे में जिन
जो लाभार्थी थे उनको नहीं मिल पा रहा है और कुछ अतिरिक्त लाभार्थियों को भी इसमें मतलब गलत तरीके से ऐड कर दिया गया और वे इसका लाभ ले रहे हैं। ठीक है, वित्तीय चुनौतियां हैं, इतनी मात्रा में सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है तो कहां से धन आएगा, यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद आप देखेंगे कि चावल गेहूं मोटे अनाज को इसमें शामिल किया गया, लेकिन दलहन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तिलहन को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये सभी दलहन तिलहन जो है इसमें शामिल करना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो विविध तरीके से सारे महत्वपूर्ण जो अनाज है उसे प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन की प्राप्ति हो सके। ठीक है, अब आइए इसमें कैसे पारदर्शिता लाया जाए। ठीक है, तो NFSA पीडीएस संचालन से संबंधित रिकॉर्ड के प्रकटीकरण और लाभार्थियों की सूची को सार्वजनिक डोमेन या पोर्टल में रखने जैसे प्रावधानों के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यानी कि जो लाभार्थी हैं उसको पोर्टल पर सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि लाभार्थी देख सके और आसपास के लोग भी जान सके कि ये लाभार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त में या कम राशि पर खाद्यान्न ले रहा है, उसका लाभ ले रहा है। तो सारे पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि इस स्कीम के तहत पारदर्शिता बरकरार रहे। ठीक है, आवंटन और सहायता, इसके तहत किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को खाद्यान्न आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है। आवंटन अंतराल यदि कोई हो टाइड ओवर आवंटन के साथ कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों के अंतर राज्य परिवहन और हैंडलिंग पर व्यय के साथ साथ FPS डीलरों के मार्जिन को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न तो उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन अगर खाद्यान्न प्रोवाइड नहीं भी किया जाता है तो उनको भत्ता भी इसके तहत प्रोवाइड किया जाता है। तो यह भी इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान, हालांकि इतना काफी लिखा हुआ है, लेकिन और कुछ अगर आप ऐड करें तो जैसे देखेंगे कि इसके तहत प्रत्येक घर की जो महिला हुई जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उन महिलाओं के नाम पर ही कार्ड प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो एक महिला सशक्तिकरण और एक इंगित कर रहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण बनाने का प्रयास किया गया है और घर की जिम्मेदारी महिलाओं के नाम पर कर दी गई है। तो ये सारे एक संकेत होते हैं जिससे स्पष्ट हो कि महिलाओं को भी अधिकार दिए गए हैं समाज में। सरकार की ये कोशिश होती है। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसे आप जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्कस करने के दौरान जो लिखा हुआ है और इसका अतिरिक्त जो हमने पॉइंट बता दिया पर्याप्त है। इसका अतिरिक्त आपको कुछ करना नहीं है। एक चैलेंज जो इसका अतिरिक्त हमने आपको जोड़ने को बोला वो 5-6 पॉइंट आप लोग चुनौती केवल जोड़ लेंगे और बाकी ठीक लिखा हुआ है। और एक दो आंसर लिखा हुआ बेहतर था, उसे मैं कोशिश करूंगा कि अगले 2-3 वीडियो के माध्यम से अलग अलग सेक्शन को डिस्कस करूं अलग अलग टॉपिक पे, ताकि हर किसी के जो अच्छे अच्छे कंटेंट हो कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं। निष्कर्षतः सार्वजनिक स्वास्थ्य में व्यापक सुधार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों के साथ पूरा करना आवश्यक है ताकि खाद्य सुरक्षा की जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके और SDG गोल जो है SDG 2030 तक भूखमरी समाप्त करना उसे प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से यहीं पर यह आंसर समाप्त होता है। देखिए लगभग 2 पेज इनका आंसर टच कर गया है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि आप लोग कोशिश करें कि 1.5 पेज में ही आंसर लिखे, 1.5 पेज से ज्यादा आपका ना हो। ठीक है, क्योंकि समय भी तो आपको कवर करना है ना, सिर्फ पेज नहीं देखना, आपको समय भी आपको कवर करना है। और अगर 4 मिनट से आप ज्यादा का समय लेंगे तो हो सकता है कि आपको बाद में 1-2 शॉर्ट नोट्स आपका छूट जाए, पूरी संभावना है कि छूट जाएगी। अगर आप एक शॉर्ट नोट्स 5 या 6 मिनट अगर आप समय ले लेते हैं तो सोचिए कि पॉलिटी में सिर्फ 5 शॉर्ट नोट्स लिखना होता है और 6 मिनट के हिसाब से आप 30 मिनट समय ले लेंगे 38 नंबर के प्रश्न में ही, जबकि 20 से 22 मिनट समय मिलता है 38 नंबर वाले लॉन्ग लिखने में। तो आप देखिएगा मार्जिन यहाँ पे 8 मिनट आप एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि 1.5 पेज में आप लोग आंसर लिखें और समय आपका 4 मिनट ही हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि शॉर्ट नोट्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा और महत्वपूर्ण मैं शॉर्ट नोट्स आपको
आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूंगा। हमारे जो भी मॉडल आंसर के वीडियो आ रहे हैं वह 70वीं बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग एक भी वीडियो को मिस नहीं करें और वीडियो देखने के साथ अपना नोट्स भी बनाते चलें, या फिर अगर आपका नोट्स बना हुआ तो उसे अपडेट करते चलें ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो और आपकी तैयारी लगातार एक रफ्तार में बनी रहे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी तैयारी में लाभदायी साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच। नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के समझ जल्दी उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।